नजम मिर्जा साहब। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। सबसे पहले मैं 2 मिनट अपने हलके के बारे में बात करना चाहूँगा। मेरा हलका PS 94 कोरंगी है और उसमें बेशतर वही मसाइल हैं जो मेरे साथी अरकान ने यहाँ अपनी बजट स्पीचेज़ में बताए हैं और 95% कंप्लेंट्स और फ़ोन कॉल्स जो मेरे पास आती हैं वो ज़्यादातर पानी और के इलेक्ट्रिक पे मबनी होती हैं। तो मैं सईद गनी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि सब ने ही पानी का मसला 90% कराची और हैदराबाद के लोगों ने बताया है, तो इनके साथ हमारे साथ कुछ बैठ के आप जैसा भी पानी है, कम पानी है, ज़्यादा पानी है, हाइड्रेंट है, उसमें चोरी है, इसको मैनेज करें। और के इलेक्ट्रिक जो लास्ट मीटिंग हुई थी जिसमें नासिर हुसैन शाह साहब और सईद गनी साहब और अली खुर्शीदी भाई हमारे उस मीटिंग में शामिल थे। हम कोई आपने कमेटी बनाई थी, उसमें कोई उस कमेटी की क्या प्रोग्रेस है, उसकी कोई मीटिंग हुई है के इलेक्ट्रिक के साथ? क्योंकि के इलेक्ट्रिक अब लोड शेडिंग के बाद जो है अब लोड मैनेजमेंट के नाम पे आ गई है। पूरी रात कराची के शहरों की इलाकों की लाइटें बंद रहती हैं। तो इस पे ज़रा नासिर हुसैन साहब आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। अब थोड़े बजट के बारे में बात कर लूँ। ये बजट आम शहरी की नज़र में इन अदादो शुमार की कोई हैसियत नहीं है, उसको कोई सरोकार नहीं है कि आपने हेल्थ में कितने पैसे रखे, आपने एजुकेशन में कितने पैसे रखे, आपने ट्रांसपोर्ट में कितने पैसे रखे। उसको कंसर्न है कि मेरे घर पे साफ पानी आ रहा है, मेरे घर का सेवरेज जा रहा है, मेरे घर के बाहर जो स्ट्रीट लाइट लगी है वो चल रही है, मेरे बच्चे को तालीम मिल रही है, अगर मेरे घर पे कोई बीमार हो रहा है तो उसको हॉस्पिटल की सहूलत दस्तयाब है। ये चीज़ें उसका कंसर्न है। लेकिन बदकिस्मती से इस आम आदमी की ज़रूरत इस बजट से पूरी नहीं हो रही और इस बजट के अदादो शुमार बता रहे हैं कि आने वाला वक्त सिंध के शहरी इलाकों के बासियों पर निहायत तकलीफ दे और कठिन होगा। जनाब स्पीकर, इसमें सबसे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि इस मुल्क के माशी इंजन कराची जो इस सूबा सिंध का 95% रेवेन्यू और इस मुल्क का 60% रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके लिए ना तो कोई मेगा प्रोजेक्ट है, ना कोई नई एनुअल डेवलपमेंट स्कीम है। डिप्टी स्पीकर साहब, जब भी सूबा सिंध में कहीं कोई तालीमी इदारा बनता है, कोई सड़क बनती है, कोई अस्पताल बनता है, तो उसमें 95% शेयर कराची का होता है और इस सूबे से बाहर कोई भी सड़क, कोई तालीमी इदारा, कोई अस्पताल बनता है तो उसमें 60% शेयर इस कराची का होता है। होना तो ये चाहिए था कि कराची को पैम्पर किया जाता, उसके लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट्स रखे जाते, मगर बदकिस्मती से कराची ये नोहा पढ़ने में मसरूफ़ है कि मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। डिप्टी स्पीकर साहब, खाली प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है। टैक्स कलेक्शन में, चाहे टैक्स कलेक्शन हो या टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो किसी भी, उस पर भी सिंध के शहरी इलाकों के साथ मुतनसिब रवैया इख्तियार किया जा रहा है। फाइनेंस बिल 2024-25 जो अभी बजट स्पीच में प्रेजेंट किया वज़ीर आला साहब ने, उसमें सिंध सेल टैक्स पे 13 कुछ सेक्टर्स पे जो पहले ही इंक्लूड थे उसमें 13 से 15% का इजाफा कर दिया गया और कुछ नए सेक्टर्स उसमें इजाफा किया गया जिसमें एजुकेशनल सर्विसेज शामिल हैं। आप सिंध के शहरियों को एजुकेशन दें ना दें, अगर वो बच्चों को अपने प्राइवेट स्कूल में भेजें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजें, तो वो 15% टैक्स भी दें। इसके अलावा एक तवील फहरिस्त है
farm houses, hospital clinics, pet care services, medical practitioner and consultants, telemarketing, indoor sport, gym, हत्ता के आपकी गाड़ी अगर सड़क पे खराब हो जाएगी ना, टोइंग व्हीकल मंगाएंगे आप, उस पर भी आपको 15% टैक्स देना है आप 1 जुलाई से। आप सिंध के शहरियों को नई रोड्स दें ना दें, लेकिन सिंध डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है 1.2% से बढ़ा के 1.85% कर दें। आप सिंध के शहरी इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर पे तवज्जो दे ना दें, लेकिन टैक्स ऑन रियल एस्टेट 3% प्रपोज कर दें। आप सिंध के शहरियों को पार्क्स और ग्राउंड दे ना दें, मगर प्रोफेशनल टैक्स 300% इजाफा कर दें, जिसमें सीएनजी और पेट्रोल पंप 20,000 पर एनम आप लगा दें टैक्स। आप सिंध के लोगों को हेल्थ की सर्विसेज दे ना दें, लेकिन अलॉटमेंट ऑर्डर इशुएंस और रिन्यूअल ऑफ सनद पे 5,000 रुपये टैक्स लगा दें। आप बात करते हैं, जब भी आप पे कोई बात होती है कि सिंध के स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, आप कहते हैं भाई सैलाब आया था 2022 में, आपने एक अम्ब्रेला ली हुई है कि उसके पीछे आप जाके अपने आप को हाइड कर लेते हैं। आपने क्लाइमेट कंट्रोल के लिए रखा क्या है? आप 16 साल से क्लाइमेट कंट्रोल का बजट लैप्स करते हुए आ रहे हैं, और उस पर अगर कोई लग्जरी कार भगा रहा है बाहर से या असेंबल्ड कार पाकिस्तान में खरीद रहा है, उस पर आप 25,000 से 4.5 लाख रुपए टैक्स लगाने वाले। फिर एयरलाइन टिकट्स पे, एयर ट्रैवलिंग पे आपने डोमेस्टिक पे 250 रुपए, डोमेस्टिक टिकट्स पे और इंटरनेशनल टिकट्स पे 1,000 रुपए टैक्स प्रपोज कर दिया है। तो जनाब स्पीकर, ये तो उन्हीं लोगों पे आपने टैक्स बर्डन डाल दिया है जो पहले ही वफाकी और सूबाई टैक्स नेट में शामिल हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत चलाने के लिए टैक्स की ज़रूरत होती है, हुकूमतों को आमदनी की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2014 में एक टैक्स रिफॉर्म यूनिट का इदारा बनाया गया था। उसकी क्या कारकर्दगी है? उसकी TORs में लिखा हुआ है कि पूरे सूबे में टैक्स हारमोनी होगी। इस सूबे में हर कारोबारी सेक्टर पे एक यकसा टैक्स नाफिज होगा, लेकिन ये तो सारा टैक्स सिंध के शहरी इलाकों पे लगा दिया गया है। आप वफाकी वजीर खजाना की तकरीरों का हवाला देते हैं कि उन्होंने सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तारीफ की, बहुत अच्छी बात है, हमारा भी सर फख्र से बुलंद हो गया। लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में एक और बात की कि सिंध के 44% बच्चे इस स्कूलों से बाहर हैं, इसका सेहरा कौन सा अपने सर सजाएगा? और उन्होंने अपनी तकरीर में बताया कि पाकिस्तान का GDP तकरीबन $375 बिलियन के करीब है। मैं टैक्स हार्मोनी पे आ रहा हूं, और उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो शेयर करता है वो $90 बिलियन करता है, जो 24% है, और उसमें सिंध के एग्रीकल्चर का शेयर 28% यानी कि $25 बिलियन है, जो आज पाकिस्तानी रुपीस में 6.9 ट्रिलियन रुपीस है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम 1 एनुअल बजट स्टेटमेंट उठा के देखें तो 6.9 ट्रिलियन को जहन में रखें, और एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्शन हमारी 63 करोड़ रुपए है, सिर्फ 63 करोड़ रुपए। तो क्या टैक्स रिफॉर्म यूनिट को यह सेक्टर नजर नहीं आ रहा कि जहां पे जो GDP पे इतना % शेयर कर रहा है, उस पे आप टैक्स कलेक्शन क्या कर रहे हैं? अगर इसी GDP पे FVR का ही टैक्स 10% का आप रूल लगा दें तो 690 बिलियन की आमदनी इस सूबे को हो सकती है। मैं आपको एक एनालिसिस पेश करूं कि इस सूबे सिंध में कि अगर मैं नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस करता हूं, और एक मिसाल आपकी देता हूं, आप नाराज मत होइएगा, अगर आप एग्रीकल्चर बिजनेस करते हैं तो मैं 6 लाख रुपए सालाना कमाता हूं तो मैं टैक्सेबल इनकम नेट में आ जाता हूं। लेकिन एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम वाला जब तक 12 लाख रुपए ना कमाए वो टैक्स नेट में नहीं आता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की शिक 41 के तहत ये प्रोविंशियल मैटर है, और
इसमें जब आप एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जब साल में जमा कराते हैं तो आप एक इंडेमिटी बॉन्ड देते हैं कि भाई मेरी एग्रीकल्चर इनकम ये है और ये प्रोविंशियल में मैं जमा कराऊंगा जो भी उसके स्लैब्स हैं उसके हवाले से। तो 2021-22 में 1,75,000 अफराद जो सिंध के एग्रीकल्चर बिजनेस से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एफिडेविट जमा कराया है कि हमारी आमदनी एग्रीकल्चर ये 90 बिलियन रुपीस है, लेकिन ये टैक्स में शो नहीं हो रही सर। ये एग्रीकल्चर सेक्टर ये ड्यूल जो इनकम टैक्स है, यानी कि सूबाई इनकम टैक्स और फेडरल इनकम टैक्स, इसके होने का फायदा उठा के गैम्बलिंग कर रहा है। और नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस में सर मुझ पे 7.5% से 35% टैक्स FVR ले रहा है, और सिंध में ये 8 स्लैब्स में ले रहा है, और सिंध में ये एग्रीकल्चर पे 3 स्लैब लग रहे हैं सर। तो सर ये इसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है कि MQM पाकिस्तान चाहती है कि एग्रीकल्चर इनकम पे जो है वो ट्रू स्पिरिट के साथ उस पर टैक्स वसूल किया जाए। सर दूसरी चीज़ आ गई आबियाना रिकवरी, एक सिंध गवर्नमेंट वसूल करती है। अभी लास्ट टाइम जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, मकबूल बाकर साहब CM थे, उन्होंने एक इजलास मुनक्कद किया जिसमें सबको बुलाया इरिगेशन को। उनको इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि 16 साल का उन्होंने एक एवरेज दिया कि हम 400 मिलियन रुपीस जमा कर रहे हैं आबियाना रिकवरीज की मद में, और उसका एक कॉन्ट्रा एक्सपेंस होता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंस ऑफ वाटर कोर्सेज, उस पर 4,500 मिलियन खर्च हो रहे हैं सर। तो ये आप कहाँ का टैक्स उठा के कहाँ पे लगा रहे हैं? आप ये आबियाना पे सब्सिडी खत्म करें और इसको कम से कम ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस तो ये अपना सह सके आबियाना रिकवरी। फिर तीसरी चीज सर, आप 2019-18 से 18-19 से एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडीज दे रहे हैं सर, जो उस वक्त $500 मिलियन पर ईयर थी। अब उसका फिगर जो है वो, क्योंकि वेट एक्सपोर्ट नहीं हो रही तो वो कम हो गया है हमारे पास। तो सर ये इस आप सेक्टर को आप सब्सिडीज भी दे रहे हैं, आप इनसे टैक्स भी, स्लैब्स भी कम है, रिकवर भी टैक्स नहीं हो रहा, लेकिन सर हमारे मुल्क में आटा सस्ता है, सब्जियां सस्ती हैं, फल सस्ते हैं। सर कौन सी चीज हमारे पास वो है? अब मैं सर कोई अपनी डिमांड्स करना चाहूँगा कि सबसे पहले MQM पाकिस्तान ये चाहती है कि इस फाइनेंस बिल को फिलफौर वापस लिया जाए। एग्रीकल्चर टैक्स एक ट्रू स्पिरिट के साथ नाफिज किया जाए, और सिंध के शहरी इलाकों के लिए फिलफौर 500 अरब रुपए जारी किए जाएं। अच्छा सर, ये आप जब जारी करेंगे ना तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। कराची इतनी कसम पुरसी के बावजूद आपको कौमी ख़जाने में इतनी रकम जमा करा रहा है कि NFC अवार्ड के तहत जब आपको पिछले साल 1300-1400 अरब रुपए मिले थे, अब आप 1900 अरब रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये इस पोजीशन पे कराची की रेवेन्यू जनरेशन है। अगर आप इस पे 500 अरब रुपए लगा देंगे तो आप यकीन करें लोग IMF को भूल जाएंगे, अगला बजट आपका 5000 अरब रुपए का होगा। चौथा मुतालबा यह है सर कि आपको NFC डिविजिबल पूल के जरिए पैसा मिलता है, तो इसी TOR जो आपकी डिविजिबल पूल की हैं, जो वफाकी हैं, इसको सूबाई सतह पे नाफिज किया जाए और ज़िले हुकूमतों को डायरेक्ट पैसे दिए जाएं। पांचवा मेरा मुतालबा सर थोड़ा बजट से हटकर है। हमारे मुल्क में सर नेशनल रिकन्सिलेशन की बहुत ज़रूरत है, और वज़ीर आला साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इस सूबे के चीफ एग्जेक्टिव हैं, और इस ऐवान में सबसे बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी। तो मैं चाहता हूँ कि इस नेशनल रिकन्सिलेशन की इब्तिदा हमारे सूबे सिंध से हो, और आपका इसमें अहम किरदार है। आप इस सूबे के बड़े हैं, और आप बड़े हैं मगर मोतबर नहीं हैं। उस मोतबर होने के लिए आपको नेशनल रिकन्सिलेशन प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ कि जिन दरख्तों पे परिंदों के घर नहीं होते, वो चाहे हों जितने बड़े पर मोतबर नहीं होते। सर एक न्यूज़ आई है, ज़रा सुन लीजिए कि जो शहीद इर्तिका की शहादत का मरकज़ी मुलजिम सिटी कोर्ट से फ़रार हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ थी तो मैंने कहा आपको ये भी सुना दूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।